प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रिपिच पर। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज हम आपके सामने इस क्लास में उपस्थित हुए हैं हमारे पर्यावरण से संबंधित शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए। ठीक, मेरा ये मानना है कि किताबी ज्ञान आपको हो अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारे सामने जो बातें घटित हो रही हैं उनसे भी हमें रूबरू होना चाहिए ना। हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अरे भाई, हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी पढ़ते समय आपके दैनिक जीवन में हिंदी का क्या प्रयोग है। केवल अनुच्छेद इस पर लिखवा दिया जाए कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे आए, मुझे लगता है कि आपको अनुच्छेद लिखने आना चाहिए और वो शीर्षक आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। सीबीएसई इसीलिए तो आपको पढ़ा रही है भाई, सीबीएसई बोर्ड में आप क्यों पढ़ रहे हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की क्लास में हम शुरुआत में बता चुके हैं ना कि पर्यावरण से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक, शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत है, थंबनेल में आपने देखा ही होगा, पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। देखो भाई, आप कहेंगे सर ये सब कैसे आप लिखवा देते हैं, ये सब कहाँ पूछा जाएगा। अरे भाई, जो लिखवाया जाए, जो पूछा जाए वही लिखेंगे। हाँ, देखो पर्यावरण का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। देखो, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए। देखो, परि और आवरण ना, ये जो हमारा पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक, किससे किससे मिलके बना है, परिधन आवरण से। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये परि का क्या मतलब होता है। परि का मतलब होता है कि चारों ओर। ठीक, आवरण आप जान ही रहे हैं, परत होता है ना, कवर। ठीक, अब इसका अर्थ क्या हुआ, अब हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ ये जो क्षेत्र है, जीवित प्राणी हैं, पौधे हैं, जो हमारे निर्जीव घटक आएंगे ना, मिट्टी हुई और जो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं ना, वो सब चीज़ें जो भी हमारे वातावरण में मौजूद है वो सब पर्यावरण में आएगा। तो इस संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, इसको हमें संभालने की ज़रूरत है, सहेजने की ज़रूरत है। यदि ऐसा ना हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम बीमारी से अधिक ग्रसित होंगे, स्वस्थ कम से कम रहेंगे। 365 दिनों में हम 300 दिन बीमार रहेंगे, 65 दिन मुश्किल से ठीक रहेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई जब हमारे लिए जो प्राकृतिक घटक हैं वो रहेंगे ही नहीं तो हम निर्भर कहाँ होंगे, जो हमारे द्वारा निर्मित हो रहा है। और आप जान ही रहे हैं कि हम फायदे के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिलावट नहीं हो रही है। आटे से लेकर के सिर में लगाने वाले तेल तक सब में मिलावट हो रही है। ठीक, आइए बात करते हैं कैसे क्या कुछ होता है। आज संपूर्ण विश्व, देखो भाई, अनुच्छेद लिखने की जो कला है उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती जानते हैं, उसकी शुरुआत हम फिर से बताएंगे रोचक तरीके से। और रोचक क्या होता है, शुरुआत ऐसे करो कि जिसका पढ़ने का मन ना हो वो भी पढ़े, यही रोचक तरीके से शुरुआत होती है। उदाहरण दूं, आप जिस दिन होमवर्क करके नहीं आते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर को ऐसी बनी बनाई बातें बताना शुरू करते हैं कि वो बहुत सीरियस होकर आपकी बात को सुन लेता है। बस वही जो काम आप वहाँ करते हैं वही यहाँ आपको करना है। ऐसी शुरुआत करना है कि पढ़ने वाला रुक जाए और आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक, आज संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन, देखो भाई, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग दो बातें अपने आप में, प्रदूषण भी आए, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जलवायु परिवर्तन पर तो चर्चा हो ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपको साइंस में पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तब भी मैं बताता हूँ।
अभी आप कहेंगे सर आप यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी के शब्द को शामिल कर दिए, ये ग्लोबल वार्मिंग को यदि हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो, ग्लोबल वार्मिंग की जो हिंदी होगी वो, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? भूमंडलीय भैया। वार्मिंग का मतलब वार्म से बना है, गर्म। तो यहाँ न क्या हो जाएगा ये, इसमें देखो धरती गर्म होने की प्रक्रिया है ये में, तो आप यहाँ क्या कहेंगे? भूमंडलीय, भूमंडलीय क्या? ऊष्मीकरण। क्या कहेंगे? भूमंडलीय ऊष्मीकरण। ठीक, ये क्या है? ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग है क्या? क्योंकि मेरा ये मानना है जितनी बातें हम शामिल करें वो हमें पता होनी चाहिए, जो हम बोलें उस शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई और नहीं, ये इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और इसमें दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसमें होता क्या है? इसमें पृथ्वी की जो सतह है वो वायुमंडल और महासागर के औसत टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ ये बहुत तेजी से पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। ठीक है ना? यही ग्लोबल वार्मिंग। एक बार में हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वो ये है कि पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागर में जो औसत वृद्धि होनी चाहिए उसकी बजाय तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक, बहुत तेजी से। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है जानते हैं? सबसे प्रमुख कारण इसका है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपका है, और ग्रीन हाउस में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे जीवाश्म ईंधनों का जलना है। अब आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन क्या है? वही भाई जिसको आप फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए, वाहनों के लिए, जो हमारे यहाँ टैक्सी चल रही हैं, बसें चल रही हैं ना, कोयला है, पेट्रोल है ना, इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके द्वारा जो CO2 निकल रही है ना, इसी की वजह से। ठीक, तो इनके लिए जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है और वहीं से CO2 बहुत तेज़ी से निकलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। पेड़ काटे ही जा रहे हैं, आप सड़कें बनाना जान रहे हैं, आप विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष नहीं लगा रहे हैं। अरे भाई, मैं ये कहूँगा कि आप वृक्षों को लगाइए मत, कोई आपसे नहीं कह रहा। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया और आप लोगों ने भी जो है वृक्षारोपण किया होगा। कई बच्चों से तो ज़बरदस्ती करवाया गया, जैसे वृक्षारोपण, जैसे उनसे उनकी किडनी मांगी जा रही हो, प्लाज्मा मांगा जा रहा हो। वृक्षारोपण नहीं कर रहे थे, मतलब एक वृक्ष नहीं लगा रहे थे। हाँ, मत लगाओ, काटो मत, खुद ही वो हरे भरे रहेंगे। प्रदूषण ये जैसी अत्यंत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि अनियंत्रित वनों की कटाई, तीव्र औद्योगीकरण। तीव्र औद्योगीकरण क्या है? देखो भाई, औद्योगीकरण, आप कहेंगे कि थोड़ा सा आपकी जो वर्डिंग है ना ये अजीब तरीके की नहीं है। अरे भाई, औद्योगीकरण, आप इंडस्ट्री का नाम सुने हैं ना? इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने हर जगह लगाए जा रहे हैं ना, वही है औद्योगीकरण। जगह जगह मुझे लगता है कि जब आप जिस सिटी में हैं वहाँ छोटे थे तो उसकी अपेक्षा अभी आज उससे कहीं अधिक ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्री आ चुके होंगे। आज के समय में फैक्ट्री की जो जगह है वो कंपनियां ले चुकी हैं। अब फैक्ट्री नाम आप बहुत कम सुनने को पाते हैं, अब कंपनी कहा जाता है, वही है। ठीक, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने हमारी प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है। देखिए भाई, मैंने यहाँ नाजुक शब्द इसलिए लिखा ना, नाजुक संतुलन मतलब समझ रहे हैं? वैसे नाजुक संतुलन से तात्पर्य ये है कि यदि हम थोड़ा सा भी अतिरेकता लाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत होता है, ये आप जानते ही हैं। तो जहाँ भी आप थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि प्लास्टिक का प्रयोग हम ही लोग करते हैं। मैं भी शामिल हूँ भाई, आप भी शामिल हैं उसमें, क्यों नहीं है? टॉफ़ी खाते हैं, प्लास्टिक के रैपर में आ रहा है ना, नमकीन खा रहे हैं,
स्कूल आप जाते हैं 2 पैकेट क्या लेते हैं, टेढ़े मेढ़े, लौटते हैं फिर 2 पैकेट क्या लेते हैं, चिप्स आलू का। किस में मिलता है, प्लास्टिक में। कभी डस्टबिन में डालते हैं, नहीं ना। कहाँ फेंकते हैं, जहाँ पाते हैं वहीं फेंक देते हैं। प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है अप्रत्याशित मौसम, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। पर्यावरण से प्रकृति का नाम नहीं है, बल्कि हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन का एकमात्र आधार है। अब आप कहेंगे देखो भाई, यह जब मैंने आपसे शीर्षक की बात कही ना कि पर्यावरण संरक्षण, कहेंगे सर को पता नहीं क्या लगी रहती है कि ये हमेशा ये सब। अरे भाई, जब आप पर्यावरण को संभाल कर नहीं रखेंगे तो आपको हवा कहाँ मिलेगी। आप चिप्स बना सकते हैं, आप कुरकुरे बना सकते हैं, आप आलू से सोना बना सकते हैं, लेकिन आप हवा नहीं बना सकते, आप पानी नहीं बना सकते, आप मिट्टी नहीं बना सकते। समझ रहे हैं ना। जो हमारे पंच तत्व हैं, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, हम आप उनको नहीं बना सकते। उनके लिए तो हमें प्रकृति के ऊपर ही निर्भर होना है। और जब हम प्रकृति का संरक्षण ही नहीं करेंगे, हम प्रकृति को सुरक्षा ही नहीं मुहैया कराएंगे, तो वो प्रकृति हमारे लिए क्या खाक करेगी। एक दिन तो उसे भी सीमित संसाधन है, एक दिन तो उन्हें भी नष्ट होना है। वो दिन दूर नहीं होगा बच्चा, जिस दिन आप जैसे आज 20 रुपए में बिस्लेरी की बोतल खरीदते हैं, वैसे ही आप 20 रुपए में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रूम में जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए आपको जगह जगह केबिन मिलेगी, जिसका आप पर मिनट का चार्ज देंगे। समझ रहे हैं ना। जल्द ही वो दिन भी आपके सामने आएगा। यदि इससे न निपटा गया तो किससे, जो हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इस भीषण संकट से निपटने के लिए केवल सरकारों या कागजी कानूनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। बिल्कुल भाई, सरकार कब तक कहेगी, सरकार आपसे कितने दिन तक कहेगी, जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे। बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते इसे जागरूक करना होगा। बिल्कुल सही बात है। अध्यापक आपको केवल पढ़ा सकता है, लेकिन जब आप खुद से नहीं पढ़ना चाहेंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, लेकिन यदि आप समझना नहीं चाहेंगे तो कैसे समझा पाएगा। अरे भाई, मैं अनुच्छेद आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपके अंदर ललक नहीं है पढ़ने की, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है सीखने की, तो आपको अनुच्छेद लिखने नहीं आएगा। कोई भी आ जाए, कोई घोल कर नहीं पिलाएगा आपको। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। साइकिल चलाना हर कोई सिखा सकता है, लेकिन साइकिल आप जब तक खुद से नहीं चलाएंगे, तब तक आप उस पर बैठने का आनंद नहीं ले पाएंगे ना। ठीक। तो नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आपको जरूर जागरूक होना चाहिए। यदि हम अभी से अधिक पेड़ लगाने, भाई मैंने इसमें दिया है ना, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने, जल संरक्षण करने और ऊर्जा की बचत करने का संकल्प लें, तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। देखो भाई, पेड़ मत लगाइए, लेकिन लोगों को पेड़ काटने से रोकिए। यदि आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो पेड़ को नष्ट होने से बचाइए। यदि आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप प्लास्टिक का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसको इधर उधर मत फेंकिए। उसको आप एक जगह, कम से कम एक ही जगह खराब करेंगे आप ना, नहीं तो जहाँ पाते हैं वहीं फेंक देते हैं। जल संरक्षण, ठीक, जल को भी संरक्षित करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये सब जितने भी, देखो भाई, शीर्षक ही पर्यावरण संरक्षण है, तो प्रकृति में जितने भी प्रकृति प्रदत्त जितनी वस्तुएं हैं, सबका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शीर्षक में हमारी जिम्मेदारी दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जिम्मेदारी वाली लाइन जो है आपके सामने अंत में लिखी गई है। देखो भाई, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। आपके बच्चे होंगे ना, आपका बच्चा जब जानने लायक होगा तो आपसे प्रश्न करेगा कि पापा, जब पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जा रही थी, जब पर्यावरण के लिए एक अभियान चलाया गया संरक्षण हो, तब आप क्या किए थे। क्या कभी आपने अपने जन्मदिन पर कोई पेड़ लगाया। तब आप क्या कहेंगे अपने बच्चे को, क्या जवाब देंगे ना। कम से कम अपने बच्चे को जवाब देने के लिए, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तो एक पेड़ लगा दिया करिए ना।
हर जन्मदिन पर अपने एक आप पेड़ जरूर लगाइए, और केवल लगाना ही नहीं है, उसको संभालना भी है, उसकी सेवा भी करना, उसको जिंदा रखना जरूरी है, तब तक कि जब तक कि वो भी युवा ना हो जाए आपकी तरह, वह भी आपकी तरह खिलखिला करके बड़ा ना हो जाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण आपको अनुच्छेद लेखन का जो शीर्षक है कि पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। जल्द ही आपके सामने फिर से मैं उपस्थित होऊंगा और एक नए शीर्षक के साथ, जो कि आपके समसामयिक विषय पर, करंट अफेयर पर ही आधारित होगा। ठीक, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।